चलिए, गुड इवनिंग ऑल। बड़े लंबे ब्रेक के बाद क्लास हो रही है आज। एक हफ्ते का आपने काफी होली मना ली, बहुत ज्यादा। तो कोई अगर सुन रहा हो मेरी बात, तो अगर ये बताए कि कहाँ तक क्या कैसा हुआ था, मतलब यूनिट 1 चल रही थी, 3 लेक्चर हो गए हैं, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा कवर हो गया हो। जी। गोयल जी, जी सर। कहाँ तक हो गया सिलेबस? मैं एक बार ये वो खोलता हूँ, पीपीटी खोलता हूँ। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये सब मैंने बता दिए थे। केसीएल जी भी सर। बता दिया था शायद। जी सर। और केवीएल तो फंडामेंटल में इतना ही है। करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने नहीं बताया था, क्योंकि वही बचा था यूनिट 1 में। और आज जी। यूनिट 1 में कवर करूंगा, बहुत तो ज्यादा फंडामेंटल में नहीं जाना है, क्योंकि फंडामेंटल जी। ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो। जी सर। रजिस्टेंस और रजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको बहुत अच्छे समझ में आता है जल्दी जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि एक एक रेजिस्टेंस देखते हो आप। किसी को रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो, रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल में किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब सर्किट थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, तो सीरीज पैरेलल 2 पॉइंट से पकड़ के दिखाना अगर बेसिक नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूनिट 2 में स्पेशली, क्योंकि वो नेटवर्क थ्योरम है, उसमें नेटवर्क थ्योरम्स आ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कभी सीरीज में हो जाएंगे, उसके बाद उसको पलटाएंगे नेटवर्क को, तो वो रेजिस्टेंस वही दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ऐसा भी होगा कभी कभी। और वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, है केवीएल। बट क्या होता है कि जैसे हम सुपर कोई यूनिट 2 की कोई भी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 4 या 5 मेजर स्टेप्स होते हैं थ्योरम के। किसी भी एक पर्टिकुलर थ्योरम की बात बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, कि 3 से 4 या 5 स्टेप होते हैं। उस स्टेप में अगर हर स्टेप पे आप केवीएल केसीएल लगाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म उसी का यूज कर। शक्तिमान जी सर, बैक क्लास मेरा ज्वाइन नहीं हुआ था आज, आपको फर्स्ट क्लास है मेरा सर। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और कुछ चल रहा है। ओके सर। हाँ, सर म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट है प्लीज। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, जो कि आप 12th में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता क्या है, और यही सब चीजें फंडामेंटल ही था। किरचॉफ करंट लॉ था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट था, किसी भी नोड पे आपका जीरो होता है। इसी तरह की किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। केवीएल अगर आपको मतलब अभी बताऊंगा फिर से मैं, करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल में, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपके सिलेबस में। केवल कभी भी एक, जैसे बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी, या 220 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स, तो ये एक फिक्स सोर्स है। 220 वोल्ट की सप्लाई मतलब आपको 220 वोल्ट ही देगा। एसी में प्लस माइनस 10% आप कर सकते हो उसको। एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 220 पे ही अड़े हुए हो आप। आपने घर में भी देखा होगा कि 220 से 240 भी हो जाती है, कभी कभी, कभी कभी 210 हो जाती है, 205 हो जाती है। तो एक ये बात कर रहा हूं मैं कि किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं है वो। उसकी अपनी मर्जी है कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट देगी आपको,
220 वोल्ट का सोर्स है, 220 वोल्ट होगा। 11 केवी की लाइन है तो 11 केवी देगी वो। किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं है, फिजिकल पैरामीटर पे। फिजिकल पैरामीटर का मतलब आप समझ रहे होंगे, फिजिकल पैरामीटर इन द, मतलब जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो किसी भी सर्किट का। इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आइडियल, अभी केवल हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। ये सब आएंगे आपके एसी में, खैर डीसी में है भी नहीं है। एसी की मैं कंबाइन बात कर रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं उन्हें हम, कि किसी अदर पैरामीटर पे कोई भी सोर्स जब डिपेंड नहीं है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 12 वोल्ट आउटपुट देगी, या 11 केवी है, 440 वोल्ट है। तो एक ट्रांसफार्मर पर्टिकुलर 440 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो आउटपुट में आपको 440 वोल्ट ही देगा। उसको आप वेरी नहीं कर सकते हैं, वो आपको उसका फिक्स है। उन्हें बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट सोर्स। एक सर्किट में आते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जनरली सिलेबस में नहीं होते हैं, बीटेक के भी सिलेबस में नहीं होते हैं ये। फाइनल ईयर में किसी किसी यूनिवर्सिटी में है। तो डिपेंडेंट सोर्स का मतलब कि ऐसे सोर्सेज जिनकी वैल्यू वेरी करेगी नेटवर्क के किसी अदर पैरामीटर पर। जैसे एक कोई ये बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, अब इसका वोल्टेज V है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। अब V किस पे डिपेंड कर रहा है? सपोज कोई और ब्रांच है, वहां पे एक करंट I1 है, तो V इज इक्वल टू 4I1 ऐसे लिख दिया उसको। यहां पे लिख दिया V इज इक्वल टू 4I1। अब यहां पे आप क्या करोगे, अब ये नहीं बोल सकते कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये वोल्टेज। जितनी आपकी I1 करंट वेरी करेगी, उतना ही ये वोल्टेज सोर्स वेरी करेगा। तो इसकी फिक्स कोई भी आउटपुट नहीं है, ये वेरिएबल आउटपुट है। जैसे कि सबने रियोस्टेट देखा होगा, उसका फिक्स रेजिस्टेंस हालांकि हम फिक्स कर देते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन वो एक सिलेंडर टाइप का होगा, उसको घुमाते हैं गोल गोल आगे पीछे करते हैं, देखा होगा आपने। तो रेजिस्टेंस उसका हम वेरी कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से वेरिएबल वोल्टेज सोर्स या वेरिएबल करंट सोर्स किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड हो सकता है। वो पैरामीटर किसी अदर ब्रांच का वोल्टेज भी हो सकता है, वो पैरामीटर किसी अदर ब्रांच की करंट भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है इवन। क्योंकि रियोस्टेट लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और जनरली डिनोट करने का इसका साइन होता है ये इस टाइप का डायमंड शेप का, इससे डिनोट करते हैं। मगर ये साइन बना हुआ है सर्किट में, दैट मीन्स कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। और डिपेंडेंट सोर्स साइन ना भी बना हो, ऐसा नहीं है कि साइन जरूरी है। सर्किट लगा के सिंपल सा उसमें वी लिख दिया, और वी इज इक्वल टू 4I1 या 2I1 या समथिंग किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड कर दिया, तो आपको वहां से देख के समझ जाना पड़ेगा ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्स होता तो क्या लिखा होता? कुछ कांस्टेंट वैल्यू, 12 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी वो लिखी होती कांस्टेंट वैल्यू। तो दो टाइप के सोर्सेज हैं। हालांकि डिपेंडेंट सोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फंडामेंटल चल रहा है तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि दो टाइप के सोर्सेज होते हैं जनरली। इंडिपेंडेंट सोर्स मैंने बताया आपको, उसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको 10 वोल्ट प्रोवाइड करना है तो 10 वोल्ट ही प्रोवाइड कर। ब्रांच नोड ये मैंने बताए थे, लूप मेश ब्रांच नोड। अब किसी की पहली क्लास है तो चलिए 1 मिनट लेता हूं। ब्रांच बोलते हैं कि एक कोई सर्किट है। नोड बोलते हैं जहां पे दो से ज्यादा आपकी ब्रांचेस अटैच होती हैं, जंक्शन बनाती हैं, इसे हम बोलते हैं नोड। ब्रांच बोलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे जहां पे कोई एलिमेंट लगा हुआ है उसे हम ब्रांच बोलेंगे। जहां एलिमेंट नहीं लगा हुआ है उसे हम ब्रांच नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट है आइडियली। वहां पे कोई वायर, अब वायर मतलब कोई ब्रांच नहीं है, तो उसे कोई हम ब्रांच नहीं बोलेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, या कोई और एलिमेंट। तो इसका मतलब अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वो ब्रांच नहीं है। नोड, ब्रांच। और लूप एंड मेश, मैंने बताया था आपको कि मेश जो होती है, लूप, लूप के अंदर आपकी क्या बोलते हैं, मेश के अंदर कोई भी अदर लूप नहीं हो सकती। मतलब लूप एक तरीके से छोटा वर्जन है, और मेश एक तरीके से आपका बड़ा वर्जन है। एग्जाम्पल, ये आपको नहीं समझ में आएगा। लूप जैसे देखिए, ये एक सर्किट है ऊपर वाला, यहाँ पे एक ये
लूप मतलब क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ। एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, लेकिन एक ये पाथ भी है, देखिए यहां से लेके और ये कंबाइन वाला पाथ, लेकिन इसे हम लूप नहीं बोल सकते। इसे हम क्या बोल सकते हैं, मैश। क्योंकि इसमें दो लूप ऑलरेडी कंसीडर हो रही हैं। तो लूप के अंदर कोई भी मैश नहीं हो सकती, मैश के अंदर आपकी दो या मल्टीपल लूप्स हो सकती हैं। ये देखिए, इसे मैश भी बोल देंगे, इसे लूप भी बोल देंगे। मैश लूप तीनों इंडिविजुअल को, इस कंबाइन को भी मैश बोल सकते हैं आप। तो मैश के अंदर कोई और लूप नहीं होगी, कभी भी लूप नहीं होगी मैश के अंदर। तो मैश कोई भी हो सकती है, ये भी एक मैश हो सकती है, क्योंकि इसे आप मैश भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं है। तो ये याद रखिए लूप और मैश में, कि मैश के अंदर कोई और लूप नहीं हो सकती। केसीएल सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट प्लस माइनस, एल्जेब्रिक सम का मतलब है प्लस माइनस के साथ। अगर इनकमिंग है केसीएल, बता देता हूं पहले मैं। केसीएल का है ही नहीं फॉर्मेट। किसी भी नोड पे आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके थ्रू जो भी करंट आ रहा है, उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि प्लस माइनस के साथ आपको करंट्स का एडिशन करना है। अगर इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउटगोइंग इनकम, या तो एक काम कर लीजिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बात वही हो गई, इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। इसी को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक सम। साइन के साथ और डायरेक्शन के साथ जब एडिशन करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। केवीएल क्या होता है, किसी भी एक क्लोज सर्किट में, तो नेट वोल्टेज जो है उस सर्किट का, वो जीरो होता है। किसी भी क्लोज सर्किट का नेट वोल्टेज वो जीरो होता है। नेट वोल्टेज इन द सेंस, इसको भी हम एल्जेब्रिक सम ही बोल सकते हैं, और वोल्टेज नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे यहाँ पे। एल्जेब्रिक सम किसी भी, जैसे एक ये सर्किट है, कोई भी सर्किट है, इसमें अब केवीएल अगर इस लूप लूप या मैश, अब देखिए इसको मैं लूप भी बोल सकता हूं, मैश भी बोल सकता हूं, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। मैश के अंदर कोई भी लूप नहीं हो सकती। तो ये एक क्लोज सर्किट है, यहां से लेकर 20 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, बी तक आए, बी सी ए, और फिर अगेन 20 वोल्ट पे। तो इसमें जब केवीएल आप लगाएंगे तो ये वोल्टेज, इसका ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, विद साइन एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम लगेगा कैसे, राइज इन पोटेंशियल, कभी भी पोटेंशियल राइज होगा तो हमेशा पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि पोटेंशियल किसी भी बैटरी का या किसी भी सोर्स का जब राइज होता है, कोई भी चीज जब राइज होती है तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, हालांकि उसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर भी करेंगे, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। बट जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ये होता है कि किसी भी चीज का पोटेंशियल जब राइज होता है तो उसे हम एक पॉजिटिव साइन मानते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं, क्योंकि राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका पोटेंशियल देख रही बैटरी का, ये माइनस प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो माइनस प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जा रहा है, पोटेंशियल आपका राइज हो रहा है, वोल्टेज आपका राइज हो रहा है, मतलब इस 20 वोल्ट को आप प्लेस करेंगे इक्वेशन में +20। ठीक है। रजिस्टेंस में क्या करता है, अब इस बैटरी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड, क्योंकि माइनस टू प्लस, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड आई। जब करंट ऊपर की साइड आ रही है तो कभी भी रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा ड्रॉप करता है। कहां से, जहां से करंट एंटर हो रही है, जहां से करंट आउट हो रही है, उस एंटरिंग से लेके आउटगोइंग तक जहां से करंट बाहर हो रही है, उसे ड्रॉप बोलते हैं। जैसे ये है, तो यहां से करंट आपकी इंटर हो रही है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपकी आउट हो रही है, तो हमेशा ये पॉइंट आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिया, नीचे वाले को नेगेटिव ऊपर वाले को पॉजिटिव क्यों नहीं लिया। अगर मैं नीचे वाले को नेगेटिव ऊपर वाले को पॉजिटिव ले देता तो क्या होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक राइज हो जाता पोटेंशियल का। और रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा पोटेंशियल का लॉस करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने की वजह से ही मैंने इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, ताकि वो ड्रॉप दिखे। तो ड्रॉप कर रहा है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं इसमें है। एक करंट मान लीजिए कोई भी I1,
रेजिस्टेंस का ड्रॉप क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो I1 × 10, साइन कौन सा आएगा, +2 माइनस जा रहा है, क्या आएगा, माइनस। यस। ठीक है, +2 माइनस जा रहा है तो माइनस साइन ड्रॉप हो रहा है। फिर से घूमिए पूरी लूप में, ये करंट आ गई I2 यहाँ पे, और फिर से देखिए यहाँ पे, अब करंट की डायरेक्शन ये है। अगेन सेम सिनेरियो आएगा, रेजिस्टेंस आपका ड्रॉप करेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है ऊपर वाला, ये नेगेटिव है नीचे वाला। तो अगेन -4 टाइम्स I2। आगे चलिए, कुछ और है, लौट के आ गए बैटरी में, खत्म हो गई इक्वेशन। तो केवीएल की इक्वेशन क्या बनी, +20 -10 × I1 -4 × I2 इज इक्वल टू 0। ये इस लूप की इक्वेशन केवीएल आई। अब ये प्लस माइनस के साथ मैंने जब ऐड किया, इसी को मैंने बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस थ्रू एवरी एलिमेंट इन अ लूप इन अ मैश इज इक्वल टू 0। लूप नहीं बोलेंगे, इन अ मैश, क्योंकि केवीएल आपका मैश में भी लगा सकते हैं। ओके, दूसरे लूप की बात करें, थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि करंट डिवाइडिंग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल है इसके बाद, और यूनिट आपकी क्लोज हो जाएगी आज। कुछ कोई कह रहा है क्या? अच्छा, ओके सर। चलिए दूसरा वाला, अब डायरेक्शन आपकी ये कंसीडर कर लिया आपने। तो डायरेक्शन क्या आई, +2 माइनस ये डायरेक्शन आई करंट की, और ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ गई। ठीक है, ओके। तो I1 -I2 कुछ यहाँ थी, ये इसकी डायरेक्शन नहीं गिवन है, डायरेक्शन ये गिवन है, इसका मतलब I1 -I2 ये डायरेक्शन आ रही है राइट साइड में। चाहिए बैटरी से, हमेशा कभी कोशिश करिएगा जब आपको रेजिस्टेंस अगर लेंगे, हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो केवीएल की स्टार्ट करिए किसी, या तो किसी नोड को पकड़ लीजिए, या तो किसी बैटरी को पकड़ लीजिए। तो नोड को ही पकड़ेंगे तब भी यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने का मतलब -2 प्लस, फिर से राइज हो रहा है, +12, प्लस साइन के साथ 12। अगेन डायरेक्शन ये है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, -8 × I1 - I2। ठीक है, 8 इंटू करंट क्या है यहाँ पे, I1 - I2। चलिए आगे, अब देखिए करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर जब आपने केवीएल लगाया था तो इसको नेगेटिव किया था, -4 I2। इस वाले लूप में जब आप केवीएल लगाएंगे तो देखिए डायरेक्शन लूप कहाँ चल रही है, क्लॉकवाइज। तो ये आई आपकी नीचे की साइड से एंटर हुआ, ऊपर की साइड से निकल गया, ये लूप चल रही है। तो इस केस में अब अपोजिट हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो जब नीचे की साइड से सेकंड लूप के लिए आएंगे अब, तो -2 पॉजिटिव अब राइज हो गया। अब ये पॉजिटिव साइड के साथ प्लेस किया जाएगा, +4 I2 इस लूप के लिए। समझ में आ रहा है साइन कन्वेंशन, ये प्लस प्लस था, अगर I2 करंट की डायरेक्शन ये है, नीचे की है, तो ये प्लस होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका ड्रॉप करता है, ये माइनस होगा। तो इस लूप में लगाया तो आपने -4 I2 किया, क्योंकि ड्रॉप हो रहा था। इस लूप के लिए लगाएंगे तो अब ये लूप कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, ये आई लूप माइनस से प्लस में चला गया, इसका मतलब राइज हो गया रेजिस्टेंस में, तो प्लस टाइम्स 4 × I2। ये है केवीएल। एक केवीएल और लग सकता है इसमें कंबाइंड लूप में, क्योंकि वो भी तो एक लूप है। लूप मेश में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो सकता है, लूप मेश भूल जाऊं मैं, तो वो थोड़ा सा आप समझ जाना। बाकी वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, मेश के अंदर कोई लूप नहीं हो सकती, वो देख लेना बस आप। तो ये कंबाइन जो एक क्लोज सर्किट है, इसमें भी लग सकता है केवीएल, इसमें भी लगाएं एक बार केवीएल। किसी भी एक बैटरी से स्टार्ट करते हैं यहां से। अब +20 राइज, -10 × I1, चलते रहे यहाँ पे आ गए, +12, -8 × I1 - I2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया कंबाइंड लूप। ऐसे लगेगा केवीएल, क्योंकि केवीएल बहुत जगह लगेगा, थोड़ा सा केवीएल आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। ओके,
तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा केवीएल, नेटवर्क थ्योरम में भी आएगा, तो हम उससे बाद में, ओम्स लॉ सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थिंग करते हैं आप तो जब कहीं पे क्या बोलते हैं, अर्थिंग हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ग्राउंड से वायर टच हो गया, इसका मतलब ग्राउंड को आप जीरो रेजिस्टेंस बोल रहे हो, ग्राउंड को जीरो रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, तभी उसका मतलब हुआ कि एक शॉर्ट सर्किट हो गया, जहां पे आपका रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट पूरा का पूरा बहुत तेजी से पास हो जाएगा विदाउट एनी ड्रॉप। तो ओपन होगा सर्किट तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट जीरो हो जाएगा। शॉर्ट होगा सर्किट तो करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ओपन होगा सर्किट तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा यहाँ पे इन दो पॉइंट पे। शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट आपका फ्लो करेगा क्योंकि उसको पाथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है, जीरो। वोल्टेज कब आएगा? वोल्टेज, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस आएगा जब कोई एलिमेंट है ही नहीं वहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ जाएगा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीरीज सर्किट सबको पता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कैसे कनेक्ट, कैसे ऐड होते हैं रेजिस्टेंस, सीधे सीधे डायरेक्ट। आर इज इक्वल टू 100 + 300 + 50, सीरीज में ऐड हो गए। अब इसमें अगर करंट फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है, 9 डिवाइडेड बाई R कितना है, 100 + 300 + 50, 450। तो 9/450 हो गया इसका, इस सर्किट का करंट। पैरेलल सर्किट में आपका रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से। उस केस में क्या करेंगे, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, उसके बाद फिर से ओम्स लॉ, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, तीनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने लिया, उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। अब करंट डिवाइडिंग रूल का यूज पर्पस क्या है मैं बताऊंगा, जैसे बता रहा हूं देखो, कि अब ये करंट यहां पे आई, इस बैटरी से निकल करंट 2 सेकेंड नोड तक पहुंची, यहां पे आके करंट आपकी डिवाइड हो गई दो पार्ट में। तो अब केवीएल बार, यहाँ पे केवीएल लगाएं, उसके बाद टोटल करंट निकालें और ये करें, उसके बाद फिर से इसमें केवीएल लगाएं फिर करंट निकालें। उस केस में या क्या करते हैं, हम करंट डिवाइडिंग रूल का यूज करते हैं डायरेक्टली, और करंट डिवाइडिंग रूल लगा के हम डायरेक्टली इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, अगर ये करंट पता है आपको, मेन करंट तो। और जल्दी जल्दी निकाल, इसमें भी निकाल लेंगे तुरंत, इसमें भी निकाल लेंगे, इसमें भी एक ही फॉर्मूले से जल्दी जल्दी। इसीलिए यही पर्पज है करंट डिवाइडिंग रूल का, हालांकि वो कोई रूल नहीं है, बना केवीएल से ही है। देखिए जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है कि वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है अगर सीरीज सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर रूल हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, और बेनिफिशियल क्या होता ही सीरीज सर्किट के लिए है। तीन रेजिस्टेंस या मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो उन तीनों रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अगर कोई एक बैटरी लगी हुई है Vx वोल्ट की, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब टोटल बैटरी, नहीं नहीं, Vx है आपका द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मेजर्ड रजिस्टर, जो भी होगा वो आप देखेंगे बाद में, सर्किट्स में सब समझ में आ जाएगा सर्किट्स में। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तीनों का सम आ जाएगा, सीरीज सर्किट है तो 1 + 2 + 3, R1 + R2 + R3। तो ये तो आ गई आपकी करंट, और करंट आपकी सेम होती है सीरीज में, तो एक बार आपने करंट निकाल ली तो करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम फ्लो करेगी। अब जब करंट आपको पता है इस रेजिस्टेंस की, तो वोल्टेज निकाल सकते हो। इस वन वाले का वोल्टेज V1 इज इक्वल टू जो करंट आपने निकाली है इनटू जो रेजिस्टेंस गिवन है, R1। इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू I × R2, V3 इज इक्वल टू I × R3। यही है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली केवीएल भी लगा सकते हो डायरेक्ट, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता है। करंट डिवाइडिंग रूल इसलिए बेनिफिट हो जाता है उसका, क्योंकि पैरेलल सर्किट को सॉल्व करना, उसमें बार बार केवीएल लगाना, क्योंकि पैरेलल सर्किट कोई भी होगा उसमें मल्टीपल लूप बन जाएंगी। सीरीज सर्किट में आपकी मल्टीपल लूप नहीं बनेगी, एक ही लूप है देखिए। तो एक लूप में केवीएल आप आराम से लगा सकते हैं या ओम्स लॉ लगा सकते हैं आराम से। जब मल्टीपल लूप बन जाएंगी तो मल्टीपल लूप में
क्या होगा कि एक एक लूप कंसीडर करके आपको केवीएल लगाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, इसीलिए करंट डिवाइडिंग रूल हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट ज्यादा मिलता है उसे, टाइम कम कंज्यूम करता है बहुत। करंट डिवाइडिंग रूल, अब वो भी ऐसा कुछ, करंट डिवाइडिंग रूल देखिए वो भी इसी से आया हुआ है। पहले हमने वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाया तो क्या निकाला था, करंट निकाला था। करंट के थ्रू हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल लिया, वो था हमारा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल में क्या करेंगे, हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का करंट निकालना है, बिकॉज हमें टोटल करंट आपका गिवन है। तो क्या करेंगे, टोटल करंट गिवन है आपको, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, आर इक्विवेलेंट या आर टोटल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट, तो अगर उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बोलें, REQ, टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का समेशन, समेशन कह रहा हूं, इक्विवेलेंट। तो अब रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, I इंटू R करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा सर्किट का। IS इंटू R कर दिया तो आपका वोल्टेज आ गया सर्किट का। और जब वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। करंट आपका सीरीज में सेम होता है, वोल्टेज आपका पैरेलल में सेम होता है। इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों सेम होंगे। तो अब क्या करेंगे, करंट निकाल सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस की। जब वोल्टेज आपको पता है, टोटल मान लीजिए V वोल्टेज आया, तो V/R1, V/R2, V/R3 करंट आ गया इंडिविजुअल, I1 I2 I3 पता चल गया। यही है आपका करंट डिवाइडिंग रूल। तो ये टोटल वोल्टेज है REQ इंटू जो करंट गिवन था आपका, टोटल करंट IS डिवाइडेड बाई आपने RX कर दिया। RX का मतलब, अब यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 जितने हो, तो RX मतलब R1 R2 R3, उसके रेस्पेक्ट में क्या आता रहेगा, I1 I2 I3। तो इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा उस सर्किट का, उसके बाद आपका करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है ये नहीं पता। सर्किट तो गिवन है लेकिन पूछना क्या चाह रहे हैं ये मुझे पता नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लगाते हैं करंट डिवाइडिंग रूल लगाते हैं पहले। तो करंट डिवाइडिंग रूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V1 V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों नोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे आएगी, इस ब्रांच की करंट, इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट, तीनों का एल्जेब्रिक सम अगर आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा, KCL यहाँ पे लगाओ, तीनों का एल्जेब्रिक सम ले इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रांच की करंट क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इस नोड का वोल्टेज V1 है, तो V1 -20 डिवाइडेड बाई 2, क्या कर रहा हूं मैं देखिए, किसी को अगर डाउट हो तो पूछिए प्लीज। V1 -20 डिवाइडेड बाई 2, मैंने वोल्टेज लिया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इस ब्रांच की करंट आ गई आपकी। इस ब्रांच की करंट कैसे लेंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है। ये एक सर्किट, नेटवर्क सर्किट या जो भी आप अर्थिंग करते हो उसमें आपको ये पर्पस समझ में आ जाएगा। सर्किट को अगर नीचे के नोड क्या होते हैं हम कॉमन मान लेते हैं, नीचे के नोड सारे कॉमन हैं, तो उसे हम एक तरीके से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि पोटेंशियल उसका कंसीडर करते हैं हम जीरो पोटेंशियल। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं गिवन हो, तो अगर तीनों नोड चारों नोड या सर्किट में जितने भी नोड हैं नीचे के सारे कॉमन हैं, तो हमने इसको जीरो कंसीडर कर लिया, तो क्या हो गया, आप V1 -0 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का V1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V1 -0 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह V1 -V2 डिवाइडेड बाई 4, ये तो हो गया KCL इज इक्वल टू 0। KCL का मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो इसकी करंट क्या है, इस ब्रांच की V1 -20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
v1 - 10 डिवाइडेड v1 - 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस v1 - v2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह V2 को ले लीजिए आप। अगर V2 की तरफ से देख रहे हैं तो V2 - v1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V2 - 0 डिवाइडेड बाई 20। और ये है एक करंट सोर्स। देखिए करंट सोर्स क्या है। अब ये माइनस दे रखा है छोटा सा, ये प्लस दे रखा है, इसका मतलब करंट सोर्स ऊपर की साइड है, करंट फ्लो कर रही है ऊपर की साइड। और इस नोड पे हम क्या लगा रहे हैं, KCL। और करंट आ रही है आपकी इनकमिंग। हमने क्या मान रखा है, V2 - V1 मैंने किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने करंट आउटवर्ड पॉजिटिव मानी, क्योंकि क्योंकि ये प्लस लिया मैंने, ये माइनस लिया। V2 - V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन के साथ लिया, इसका मतलब मैं करंट को आउटवर्ड मान रहा हूं पॉजिटिव। इसी तरह V2 - 0 लिया मैंने, इसका मतलब करंट को मैं आउटवर्ड यहां भी पॉजिटिव मान रहा हूं। और ये करंट आ रही है आपकी इनवर्ड। तो ये करंट कैसी आएगी, -4 इज इक्वल टू 0। V2 - V1 डिवाइडेड बाई 4, V2 - 0 डिवाइडेड बाई 20, -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका हुआ KCL दोनों नोड पे। अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हो V1 और V2 की वैल्यू। दो इक्वेशन, दो अननोन। ये तो चीजें हम 10th से पढ़ रहे हैं। जिसकी पहली क्लास भी होगी या जिसकी 12th भी की होगी, 10th भी की होगी, तो ये तो सबको पता है कि जितने अननोन हमें चाहिए, जितने अननोन हैं सर्किट में या फंक्शन में, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने दो इक्वेशन बनाई V1 और V2 के रिस्पेक्ट में, और दो ही अननोन है V1 और V2। हम V1 और V2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दोनों नोड पे वोल्टेज कितना है। हालांकि इसके लिए एक पर्टिकुलर थ्योरम भी है नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन मैं सिंपल KCL से आपको बता रहा हूँ KCL कैसे लगाएंगे। वो थ्योरम भी एक्चुअली KCL ही है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। किरचॉफ करंट लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है एक थ्योरम, नोडल एनालिसिस बोलते हैं उसे। इसी तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक एक्सटेंडेड वर्जन है थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस। वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा। तो मैंने फिलहाल आपको KCL के थ्रू समझाया है इसे। इसे हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे कल। कल पढ़ेंगे इसे हम नोडल एनालिसिस की तरफ उससे। और सबसे अच्छा जब यूनिट, अभी 4 मिनट हैं, अभी अटेंडेंस में लेता हूँ। यूनिट कंप्लीट हो गई, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा इस वीक में, तो कर ही दूंगा खैर, आज कल में, कल या परसों में। तो यूनिट 1 के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स कोई स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रिकल के हैं। जी जी सर। सर जी। इलेक्ट्रिकल अच्छा, से हैं। हाँ सर। सारे इलेक्ट्रिकल हैं, ठीक है ठीक है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। हेलो। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 मैं स्टूडेंट मैं हैं लेकिन। इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रजनीश जी। जी जी सर जी। मनीष कुमार। अच्छा अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के केवल 6 स्टूडेंट थे। मैंने मैपिंग एक्चुअली पहले हुई नहीं थी, मैंने मैपिंग कराई थी बोल के, तो उसमें पता चला मुझे जी 6 जी। स्टूडेंट हैं। तो चलो अच्छा है, ज्वाइन कर रहे हैं, कोई तो ज्वाइन कर रहा है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। यूनिट 1 के नोट्स जैसे मैंने बताया था, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी, वो उस यूनिट के नोट्स आपके पास आ जाएंगे एप्लीकेशन में, पोर्टल पर। तो वो कल या परसों में आपको विजिबल हो जाएंगे। कल से अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। और क्या था, सिलेबस आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से अटेंडेंस लेने का टाइम है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, नहीं कहीं पोर्टल ना ऑफ हो जाए। सर नमस्ते, राहुल पचौरी बोल रहा था सर। हाँ हाँ, बताइए राहुल जी। सर सिलेबस कहाँ पे मिलेगा सर? हमें ये जो आप पढ़ा सिलेबस रहे हैं वो वाला। पोर्टल पे मिलेगा सर, पोर्टल। हेलो सर। हाँ जी। पोर्टल पे जो मंगल यातम ऐप से अपन लॉग इन कर रहे हैं सर, हाँ, मंगल यातम एक्स ऐप से। एक्स सॉफ्ट हेलो से सर। लॉगिन कर रहे हैं ना, उसी पे आपको सिलेबस मिलेगा। पूरा हेलो सिलेबस सर। पूरा जो रहता है। मैं भेज दिया तो। एक मिनट रुकिए। हेलो सर। T1 सर, एक मिनट हेलो। अटेंड। अरे यहीं हूँ सर, यहीं हूँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ, चलिए बताइए। सर हेलो। हाँ
हाँ जी। पूरा सिलेबस जो अपना रहता है ग्रुप सर बनाया वो सर, एक ही क्या बार कर रहे उसमें हैं ना सर? यार एक 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 करके रजनीश जी, राहुल जी, क्या एक एक लोग कोई बोलो। क्या बोल रहा हूँ सर, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। हाँ व्हाट्सएप रजनीश ग्रुप जी बनाया बोल होगा। रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना होगा इलेक्ट्रिकल का। हाँ, तो वो असल में इलेक्ट्रिकल। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जी सर जी, इलेक्ट्रिकल। मैं हाँ, इलेक्ट्रिकल में हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग अलग बना होगा। तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि फिर आपको अगर मैं सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कैसे पहुंचाऊंगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सबमिट करूंगा तो फिर इलेक्ट्रिकल तक कैसे पहुंचाऊंगा। आपको पोर्टल में शो होगा सिलेबस सब कुछ, मटेरियल अगर नहीं शो होता है तो फिर उसका कुछ ग्रुप बनाएंगे, फिर कुछ करेंगे सोल्यूशन उसका भी। फिलहाल मैं शेयर करता हूं आपको वो मटेरियल इसका यूनिट 1 का। तो हालांकि विजिबल हो रहा है सबको, अदर क्लासेस में सब में विजिबल हो रहा है। पिछले सेमेस्टर में पोर्टल थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन इस सेमेस्टर में पोर्टल वर्क कर रहा है। थोड़ा सा आपको जी जी एक्सप्लोर सर। करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए ज्वाइनी हो। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा पोर्टल को, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू नहीं। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि सबको ही करना है, अगर 50% लोग भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो लैपटॉप के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो हर चीज मिलेगी आपको उसमें। आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी अटेंडेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई इशू होता है तो फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। देखते हैं यूनिट 1 के नोट्स मिलते हैं सबको, क्योंकि मैं अलग अलग पोस्ट कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी दे रहा हूँ पोर्टल पे, इलेक्ट्रिकल को भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो दोनों ब्रांचेस को मिल जा रहा है वो। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो अभी तो पहली यूनिट ही है, ग्रुप भी बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके जैसा आपको सर। कन्वीनियंट लगे, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं, गुड नाइट। ओके बाकी सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। जी जी गुड सर, नाइट सर। थैंक यू।